क्लास स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सबसे पहले आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये तो एकदम बेसिक सा पार्ट होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी को पता है तो अच्छी बात है, वो अपना रिवीजन भी कर सकता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेन बनाना पड़ता है। उस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप एक पॉइंट लेट कर लीजिए ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट लेट कर लीजिए बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आपको करना क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बातें यहाँ पर समझनी होंगी कि अगर हम ए तक पहुंचना चाहते हैं तो ए तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ए तक पहुंचने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे x1, फिर हम y एक्सिस के अलोंग चलेंगे y1, तभी हमें ए पॉइंट ऑब्टेन होगा। उसी तरीके से अगर हमको बी पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग x2 चलूंगा और फिर मैं y एक्सिस के अलोंग y2 चलूंगा, तभी मेरे को ये पॉइंट बी ऑब्टेन होगा। तो अगर मेरे को ये ए बी डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हैं कि सच दैट कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिपेयर हो जाए और आप कैसे भी करके ए बी निकाल लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिपेयर हो गया है जिसमें ए बी एक हाइपोटेनियस की तरह काम कर रहा है। तो सभी बच्चे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो AC की लेंथ है, AC की लेंथ है x2 माइनस x1, AC की लेंथ है x2 माइनस x1, और BC की लेंथ है y2 माइनस y। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप AB डिस्टेंस निकालना चाहें, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज नोन एज AB, तो वो AB आप आराम से निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। AC आपका जो है वो x2 माइनस x1 है, BC जो है आपका y2 माइनस y1 है। तो दैट मीन्स अगर आप AB निकाल चुके हैं तो वो आपको AB क्लियर कट यहाँ पे विजिबल होगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको आज के बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट मीन डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बातें भी हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। जैसे ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा, और अगर हम इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालेंगे तो जो tan थीटा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB, जिसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इस लाइन का जो स्लोप होगा, यानी कि जो tan थीटा होगा, वो tan थीटा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यानी कि अगर हम इस AB लाइन का स्लोप निकालना चाहें तो उसे हम tan थीटा कहते हैं। दैट मींस tan थीटा, जिसको हम स्लोप यानी m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक क्लास ऑफ टू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में आपको पता पड़ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और बातें भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ साथ कोई अगर आपसे पूछ ले बेसिक टर्म, जैसे आपसे कोई पूछ ले सेंट्रॉइड क्या होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, कई सारी डेफिनेशंस जो होंगी वो आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको सेंट्रॉइड समझना है तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लीजिए। ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने के बाद आप क्या करिए, हर वर्टेक्स को डिफाइन कर लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। वर्टेक्स को डिफाइन करने के बाद
आप सेंट्रॉइड की डेफिनेशन को फॉलो करिए। सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस known as centroid, known as centroid। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो अगर आप यहाँ पे मीडियन समझना चाहें तो मीडियन का मतलब होता है वर्टेक्स से सामने वाली साइड के जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट का जब भी ज्वाइन करेंगे तो उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके पास सेंट्रॉइड क्लियर कट यहाँ पर विजिबल हो गया। दिस इज सेंट्रॉइड, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस नोन एज सेंट्रॉइड। अब अगर आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, उसको डिफाइन करना चाहें, तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो दिस इज द बेसिक ऑफ सेंट्रॉइड कि सेंट्रॉइड अगर आपको निकालना पड़े तो आप सेंट्रॉइड इस तरीके से निकालेंगे। अब आप इसमें आगे और भी बातें समझ लीजिए। अगर आपको उसको प्रूविंग करनी हो कि सेंट्रॉइड किस तरह से प्रूफ होगा, तो प्रूफ करने के लिए आपको कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कई बच्चों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला को समझने के लिए आप एक सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट लिखिए P और यहां लिखिए A और B। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो आपने कुछ इस तरह से पहले भी पढ़ा होगा कि फाइंड द पॉइंट P सच दैट P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग AB इन द रेशियो m:n। तो P जो है AB को m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला? ये आप सभी लोग लिखना जानते होंगे पहले से भी, mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 होल डिवाइड बाय m प्लस n। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। तो ये P पॉइंट इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो बीच में माइनस आ जाता है, लेकिन बाय द वे हम लोग के पास इंटरनली डिवाइड करने का ही केस आते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये P पॉइंट मिड पॉइंट बन जाए तो P पॉइंट मिड पॉइंट एक खास केस में बन जाएगा जब ये रेशियो बराबर हो जाए। ये रेशियो क्या हो जाए? 1:1 हो जाए। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो m की जगह भी 1 हो जाए, n की जगह भी 1 हो जाए, तो P पॉइंट क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB बन जाएगा। जैसे ये रेशियो 4:4 हो जाए, 5:5 हो जाए, 6:6 हो जाए, तो ये सब 1:1 के बराबर हो। तो ऐसे केस में ये जो P पॉइंट है वो क्या बन जाएगा? बिकम्स मिड पॉइंट, बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। कब? जब रेशियो जो होगा m:n वो किसके इक्वल होगा? 1:1। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात सेंट्रॉइड की प्रूविंग की, तो सेंट्रॉइड की प्रूविंग भी आप कर सकते हैं। उसको प्रूव करना काफी आसान काम होता है। अब आप एक काम कर लीजिए, ट्रायंगल आप फिर से बना लीजिए और ट्रायंगल बनाने के बाद सेंट्रॉइड की जो डेफिनेशन है वो एक बार लिख लीजिए आप कि सेंट्रॉइड किस तरह से बनता है। जब वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो बनता है सेंट्रॉइड। अब आपको एक यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले से, तभी आप जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जी के कोऑर्डिनेट, जी मतलब सेंट्रॉइड। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड कोई भी हो वो मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखें
तो आपको कुछ बातें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको जी का पॉइंट निकालना है। तो अगर आप जी का पॉइंट निकालना चाहते हैं तो आप एक लाइन अलग से बना लीजिए जस्ट उसके बगल में, तो आप जल्दी बना ले जाएंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट सभी बच्चों को पता है x2 y2, ये x3 y3, यही तो मैंने लिखे थे। और हमको प्रूविंग क्या करनी है कि g की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यही प्रूफ करना है। यहां पर जो m होता है ये मीडियन के होने की वजह से m बन जाता है मिड पॉइंट ऑफ BC। तो m के कोऑर्डिनेट होंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये m के कोऑर्डिनेट बन गए। अब आप ध्यान से देखिए, जो g है वो इस लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो g के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, वो आप लिख सकते हैं। उसको लिखना स्टार्ट करिए। 2 टाइम्स x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 टाइम्स x1 होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 2 प्लस 1, बन गया x कोऑर्डिनेट। अगर आप y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने g को किस तरह से डिफाइन किया। तो इसका मतलब आपका जो g निकल करके आया है वो क्या निकल के आया है? g आपका निकल के आया है, इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा g x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसका मतलब अब आपको सेंट्रोइड पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रोइड किस प्रॉपर्टी से प्रूव किया जाता है। तो अगर आपको प्रूविंग नहीं याद रहे तो आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लर्न कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप प्रूविंग लर्न कर पाए तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो प्रूविंग आप लर्न कर लीजिएगा। तो आपके पास g के कोऑर्डिनेट आ गए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक, ओके नेक्स्ट। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं सरकम सेंटर। तो हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किस तरह से बनता है, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, वरना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादातर क्वेश्चंस में सरकम सेंटर का जिक्र किया जाता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, अपने वर्टेक्स डिफाइन कर लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसके बाद क्या करना होगा, सरकम सेंटर का मतलब होता है ये लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आप सभी लोगों को आता होगा। तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग इस तरह से बनाते हैं, आप सभी लोग को आता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना लाइंस के। तो जब आप लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। तो ये जो पॉइंट है जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, दिस पॉइंट इज बिकम्स सरकम सेंटर, जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया। तो सरकम सेंटर क्या होता क्या है? सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट इज defined as intersection point of perpendicular bisectors। ये perpendicular bisectors का intersection point होता है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? It is equidistant from all three vertices. It is equidistant from all three vertices. ये तीनों vertices से equidistant पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है, उतनी डिस्टेंस ये होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंसेस होती हैं ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो O को सेंटर मान करके अगर हम OA रेडियस या OB रेडियस या OC रेडियस लेकर के जो हम सर्किल बनाएंगे उस सर्किल को हम क्या कहेंगे?
सरकम सर्किल। तो देखिए मैं वो सरकम सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे वो सरकम सर्किल बन करके आ रहा है। तो ये सरकम सर्किल क्या बनेगा, इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा और वो तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ आपके सामने बनेगा। तो आप उसको देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे बना है, जिसको मैं दोबारा एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है। तो सरकम सेंटर इज पॉइंट O, और इसको निकालने का तरीका काफी आसान होता है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार OA बराबर OB करते हैं तो एक इक्वेशन बन जाती है, और एक बार OB बराबर OC करते हैं तो दूसरी इक्वेशन बन जाती है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और O के जो भी कोऑर्डिनेट आपने लेट किए होंगे A, B या H, K, वो कोऑर्डिनेट आपके निकल करके आ जाएंगे। इस तरह से ये काम होता है। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि सरकम सेंटर किस तरह से निकालते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो एक बार आप इक्वेशन यूज करेंगे OA बराबर OB और फिर आप यूज करेंगे OB बराबर OC, तो आपके पास सरकम सेंटर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद अब आप यूज कर सकते हैं ऑर्थो सेंटर। सब लोग हेडिंग डालेंगे ऑर्थो सेंटर। दिस इज ऑर्थो सेंटर। तो अगर आप ऑर्थो सेंटर समझना चाहें तो बहुत आराम से समझ सकते हैं, और ऑर्थो सेंटर पे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले ऑर्थो सेंटर समझ लें होता क्या है। तो ऑर्थो सेंटर को समझने के लिए आप वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और यही काम तीनों वर्टेक्स के लिए करो। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जब आप ऐसा करेंगे तो इन एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो सेंटर। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ altitudes is called ऑर्थोसेंटर। क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले से। तो these are altitudes not medians। मीडियन होती तो वो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, लेकिन अगर ऑर्थोसेंटर होगा तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और उसको निकालते किस तरह से, ये हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में समझेंगे। तो वैसे निकालने का कंसेप्ट काफी इजी होता है, लेकिन वो हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे कैसे करेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं इन सेंटर को। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल दीजिए अब इन सेंटर। सभी बच्चे अब हेडिंग डाल सकते हैं इन सेंटर। तो ये मैंने इन सेंटर हेडिंग डाल दी है अभी अभी। इन सेंटर को डिफाइन कैसे करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जरा इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हर बार की तरह आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लीजिए। आपको ये काम तो बार बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिना डायग्राम्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाता, इसलिए बार बार आप ट्रायंगल बना लीजिए। तो दिस इज ट्रायंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब जरा ध्यान से यहां पर समझिएगा, अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं तो उसे कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। लेकिन अगर आप इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करिए, जैसे ही आप इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेंगे उससे जो बनेगा उसे हम कहते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर बेसिकली होता क्या है, इन सेंटर होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप इस बात को लिख सकते हैं, it is the point of intersection of interior angle bisector, interior angle bisectors।
तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसे हम इंसेंटर कहते हैं, जिसको आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इंसेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है। जो तीनों साइड्स आपको दिख रही हैं, बीसी से, AB से और AC से, ये तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है। जैसे सरकम सेंटर वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट होता है, लेकिन इन सेंटर साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में यूज करनी होती है। तो आपको याद रखना होगा कि सरकम सेंटर वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट होता है, इन सेंटर साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो इन सेंटर है, इन सेंटर इज equidistant from all three sides. इन सेंटर जो होता है तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है, मतलब जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है, उतनी डिस्टेंस ये होती है। और अगर आप कोई भी डिस्टेंस ले लें, चाहे आप आईपी ले लें, चाहे आप आईक्यू ले लें, चाहे आप आईआर ले लें, आई को सेंटर मान करके कोई भी डिस्टेंस लेकर के वो रेडियस के बराबर होगी। उससे जो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे उस सर्कल को हम लोग कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं? इन सर्कल। जैसे आपने देखा सर्कम सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के बाहर बनता है, तो इन सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो उसका आपको एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है, बल्कि आप उसको याद कर लीजिए बिना प्रूफ किए, तो आप इन सेंटर हमेशा के लिए किसी भी क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या मेथड होता है वो बात आप पहले समझ लीजिए। तो पहले आप हर तरीके से इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करिए, और जब इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इन सेंटर बन करके आएगा। तो आपको इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। तो ये आपने बाइसेक्ट कर दिया, तो दिस इज द पॉइंट। अगर आपको ये आई पॉइंट निकालना हो तो इसके लिए आप करेंगे क्या? इसके लिए करना ये होता है कि सबसे पहले ए के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल सी। तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या है? स्मॉल ए है बीसी की लेंथ, और बीसी की लेंथ निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी तरीके से स्मॉल सी और स्मॉल बी भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये बस याद रखना होगा कि ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। और अगर आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से लिख रहा हूं। दिस इज डिफाइंड बाय आई। देखिए किस तरह से लिखता हूं। दिस इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 होल डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, जो हर बच्चा बहुत आसान तरीके से लर्न कर सकता है। तो आपको ये जो स्मॉल एबीसी है ये लेंथ है, और ये लेंथ आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये लेंथ आपकी बहुत इजीली निकल आएगी। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि आप निकाल ना पाए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, तो वो उसको आराम से कर सकता है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको कुछ और बातें समझनी है। आप हेडिंग डाल दीजिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस कहां पे जनरेट होते हैं? वो जनरेट होते हैं इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई बना दिया, तो आप लोग सभी अपनी कॉपी में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड लेंथ इक्वल होती है और एंगल 60 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में याद रखिएगा, जो एल्टीट्यूड होगा वही मीडियन भी होगी। याद रखिए, जो एल्टीट्यूड होगा वही मीडियन भी होगी, वही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी सब कुछ सेम होगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये मीडियन है जो एल्टीट्यूड का भी काम करेगी। तो मैंने अभी आपकी स्क्रीन में बनाए, आप इसको ध्यान से स्क्रीन पे ही समझ लीजिए। तो आपको याद रखना होगा
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट्स कॉन्साइड करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट्स कॉन्साइड करते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है निकालने का? आप कहोगे सबसे आसान तरीका होता है सेंट्रॉइड को निकालने का। तो आप यहाँ पे सेंट्रॉइड निकाल लेंगे और जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे वही ऑर्थो सेंटर के होंगे, वही इन सेंटर के होंगे, वही सर्कम सेंटर के होंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, in case of equilateral triangle, all points coincide to each other। मतलब जो आपको याद रखना होगा कि जो ऑर्थो सेंटर होगा यानी एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, वही सरकम सेंटर होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, वही सेंट्रॉइड होगा, मतलब मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, वही इन सेंटर होगा, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो जो सबसे आसान तरीका होता है निकालने का, हम उसको निकाल लेते हैं और बाकी सब उसी के बराबर हो जाते हैं। तो सर्कम सेंटर को निकालना काफी आसान काम होता है, क्योंकि वो होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो आप सर्कम सेंटर निकालने के बाद आराम से काम कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना हो। उसके बाद एक स्पेशल केस में आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल भी आता है। तो आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल को भी समझ लीजिए। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। आपको याद रखना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको ऑर्थो सेंटर तो निकालना ही नहीं है, वो बिना निकाले ही निकल पड़ा होगा पहले से ही आपके सामने। तो ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसमें जो ऑर्थो सेंटर होता है वो बी पॉइंट होता है डायरेक्टली, मतलब जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं x2 y2, वही ऑर्थो सेंटर का काम करेंगे। तो B इज द पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट और होता है, वो होता है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, यानी कि ये M, और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज नोन एज सर्कम सेंटर। यानी कि सर्कम सेंटर निकालने के लिए आपको कोई बड़ी कहानी नहीं रखनी है, आप सीधा सीधा AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दैट इज x1 + x3/2, y1 + y3/2। तो आप कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC is called सर्कम सेंटर। उसको हम क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इन बातों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ओके बच्चों, तो मैं स्लोप का जिक्र कर रहा था मैं आपके सामने कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप निकालने का तरीका एक होता है y2 - y1 / x2 - x1,
और एक स्लोप निकालने का मेथड होता है tan थीटा। अब बच्चों उसके आगे आपको और समझना पड़ेगा, हेडिंग डालिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, अगर आप इसको समझना चाहें तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। जहां पर m क्या होता है? वो होता है स्लोप ऑफ लाइन, और जो बच्चों c होता है, उस c को निकालने के लिए आप यहां पर x की जगह 0 डाल दो। जैसे ही आप x की जगह 0 डालोगे तो y c आ जाएगा। तो उसका मतलब जो c होता है वो होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट। c क्या होता है? y एक्सिस इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड c। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना होगा, जो c होता है उसे हम कहते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट इज नोन एज c। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई लाइन दी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस लाइन से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे आपके पास स्लोप निकल के आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी टाइम्स एक्स प्लस माइनस सी बाय बी। और बच्चों अगर आप इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इस लाइन का स्लोप आपको क्लियर कट विजिबल होगा। वो स्लोप है माइनस ए बाय बी। तो बच्चों आज के बाद आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना होगा। अगर आपके पास कोई लाइन गिवन हो और आपसे पूछा जाए इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे स्लोप जो होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? a, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? b। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं लाइन का स्लोप होगा माइनस ए बाय बी। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि लाइन का स्लोप निकालने के लिए उस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसका स्लोप निकाल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो पहले आप इतनी बातें समझ लीजिए। Passing through 2 points, equation of a line passing through 2 points, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट्स हैं आपके x1 y1 x2 y2। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो अगर आपके पास स्लोप डायरेक्टली दिया हो तो स्लोप की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, और अगर स्लोप नहीं दिया है तो आप उसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके बाद बच्चों आप हेडिंग डालिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसके बाद बच्चों आप सभी लोग हेडिंग डालिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, उसके लिए आप हर बार की तरह एक लाइन बना लीजिए। दिस इज लाइन।
तो यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन होती है वो हमें निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे जरा आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। तो इस लाइन की बच्चों वैसे इक्वेशन होती है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। अब ये i कैसे, ऐसा होता है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है a, 0। इसका मतलब ये है a यूनिट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, b। इसका मतलब है ये b यूनिट। तो बच्चों ये जो a है वो x एक्सिस इंटरसेप्ट है, यानी ये लाइन x एक्सिस में जितना पोर्शन कट करती है वो है a यूनिट। और अगर आप y एक्सिस इंटरसेप्ट लिखें तो y एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये लाइन y एक्सिस में जो भी पार्ट कट करती है उसको कहते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट, और वो यहां पर है b यूनिट। क्या है? b यूनिट। तो बच्चों अगर आप इस AB लाइन की इक्वेशन निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस b बाई a टाइम्स x माइनस a। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू माइनस b बाई a टाइम्स x माइनस a। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ay इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस बी ए। ay इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस बी ए, यानी इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब आप इस पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इस पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्रिएट होकर के आ जाएगा। चेक करिए आ गया कि नहीं आया। तो ये आया है आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जो आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि लाइन जो होगी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वहां पे कुछ पोर्शन कट कर रही होगी। तो यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस में ए यूनिट कट कर रही है, वाई एक्सिस में बी यूनिट कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों एक और फॉर्म होता है, वो भी आप समझ लीजिए, प्रूविंग की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म याद रखिएगा। उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? लाइन का नॉर्मल फॉर्म जरा उसको समझिएगा एक मिनट। जैसे आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन, ठीक। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है। डाटा ये गिवन है कि इस लाइन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो p है। इस लाइन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ p है, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल है अल्फा। अगर इतनी कंडीशंस गिवन हो तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। और नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, वेयर p is length of perpendicular from origin to line। इस लाइन का नाम मान लो AB है, टू लाइन AB।
अल्फा क्या होता है? जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं अल्फा। दिस इज नोन एज अल्फा। अल्फा का मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं अल्फा। तो ये अल्फा भी आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि अभी तो ये थ्योरेटिकल क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसको सही ढंग से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो जाएगी। हो सकता है आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही ना हो। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल किस मेथड से निकालेंगे अब आपको समझना होगा। दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको क्या गिवन होना चाहिए? उस लाइन के स्लोप पता होने चाहिए, m1 और m2, और ये हो गया उन दो लाइंस के बीच का एंगल जिसको हम लोग कहते हैं थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है। अगर आपको निकालना हो ये थीटा तो आप यूज करते रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू mod of m1 minus m2 whole divide by 1 plus m1 into m2। ये हो tan theta is equal to mod of m1 minus m2 whole divide by 1 plus m1 m2। this is known as tan theta। तो मैंने mod इसलिए लगाया है क्योंकि हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि ये जो थीटा होता है वो ज्यादातर केसेस में एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में होता है, और 0 से 90 के बीच में अगर थीटा होगा तो उसका tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव तभी हो सकती है जब आरएचएस वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो। तो आरएचएस वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए मैंने क्या लगा दिया है? मॉड लगा दिया। यानी अगर आप m1 माइनस m2 निकालिए चाहे m2 माइनस m1 निकालिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। -3 आ रहा तो आप 3 लिखेंगे, और 3 आ रहा तो फिर आप 3 ही लिख सकते हैं। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशन होती है कि मान लीजिए लाइंस पैरेलल हो गई, लाइंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल लाइंस है तो कहने का मतलब ये आपकी पहली लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो आप लिखेंगे tan 0, मतलब थीटा की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा? 0 डालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे tan 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस m1 m2 तो 0 में चला जाएगा क्योंकि tan 0 0 होता है। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन आ जाएगी m1 बराबर m2। इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो इस बात को आप लिख लीजिए हाईलाइट करके, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर इक्वल। उसके केस में अब हम आगे देख सकते हैं। अब आपने थीटा की जगह 90 लिख दिया तो tan 90 हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन 90 का मतलब क्या हुआ कि इन दो लाइंस के बीच का एंगल 90 है, इसका मतलब ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी? tan 90 होता है अनडिफाइंड। तो बच्चों अनडिफाइंड को अनडिफाइंड लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं? 1/0 लिखते हैं। अनडिफाइंड को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/0 लिखते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, वो आएगी 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा? m1 m2 इज इक्वल टू -1। क्या आ जाएगा? m1 m2 इज इक्वल टू -1।
इसका मतलब बच्चों आपको याद रखना होगा कि लाइंस कभी भी परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ध्यान दीजिएगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर then product of their slopes equal to -1, that is m1 into m2 is equal to -1। तो बात बच्चों आपको ये याद रखनी होगी कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। मतलब आपको ये याद रखना ही पड़ेगा हर हालत में। अगर आपको लग रहा है कि हमने थ्योरी ज्यादा करा रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चंस भी। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चंस में बता रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चंस भी देख लीजिए, लेकिन इसकी फर्स्ट क्लास में ज्यादातर थ्योरी ही होती है, इसलिए मैंने आपका सामने थ्योरी का ही जिक्र किया है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ 2x minus 3y plus 5 equal to 0 and px plus 6y plus 7 is equal to 0 are parallel lines, then find the value of p, तो देखिए मैंने अभी जो आपको कंसेप्ट बताया उसका मैं यूज कर रहा हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहली लाइन आपके सामने ये है, तो मैंने बताया लाइन का जो स्लोप होता है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी इसका स्लोप हो गया 2/3। दूसरी लाइन लिखिए, इसका भी आप स्लोप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज m2, वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब बच्चों ध्यान से देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि लाइंस आर पैरेलल। क्या लिखा है, लाइंस आर पैरेलल। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ही हम उनके स्लोप्स इक्वल कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इनके स्लोप्स आपस में इक्वल कर दिए हैं। तो अब आप आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है। तो आंसर आपका आ रहा p इज इक्वल टू -4, जो ऑलरेडी एक बच्चे ने जस्ट अभी अभी निकाल के मेरे को भेजा है, मैंने चेक कर लिया। ओके, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं। बस आपको बेसिक थ्योरी थोड़ी सी स्टार्टिंग की क्लियर होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो ये पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं आपको और भी करा देता हूँ ताकि आपको कंडीशंस याद रहें हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the lines 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and 4y minus px minus 12 equal to 0 are perpendicular to each other। तो मैं आप लोग को सभी बच्चों को टाइम दे रहा हूं करने का। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बता दो करके। तो इसका आंसर होगा बच्चों, पहली लाइन है 2x plus 3y minus 7 equal to 0, तो इसका स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दूसरी लाइन है 4y, इसका स्लोप आप लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी हो गया p/4। तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, स्लोप्स का प्रोडक्ट करेंगे -1। ठीक, क्योंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1।
दैट मीन्स -2/3 इंटू p बाय 4 इज इक्वल टू -1। जैसे ही आप इतना करोगे तो आपके पास p की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो p की वैल्यू आएगी बच्चों आपके सामने 6। और आई थिंक ये सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा। इसलिए बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, वो आप करके दिखाइए। अगर वो आपसे हो गया तो आप समझिए आपको कुछ लेक्चर समझ में आ गया, इसका मतलब। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है -1 -2 on the line 3x plus 4y minus 12 is equal to 0. Also find the coordinates of foot of perpendicular. तो बच्चों ये क्वेश्चन है, मैं आपको समय दे रहा हूं, आपको खुद से करना है। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। तो क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, यानी आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है। ये पॉइंट है आपका -1 -2 और ये लाइन है आपकी 3x plus 4y minus 12 is equal to 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको बच्चों। यहां से सबसे पहले बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए कि आपको साफ साफ क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि ये जो PM लाइन है वो L लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो तभी आप निकालना है ना जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप इसको निकालिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो लाइन है उस लाइन का सबसे पहले आप स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर L लाइन का स्लोप -3/4 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? वो होगा 4/3, क्योंकि परपेंडिकुलर होने की वजह से m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा तो m2 आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन PM आ सकती है, इक्वेशन ऑफ लाइन PM, क्योंकि आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है। लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आपके पास इक्वेशन तो आ गई है और अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए, यही इक्वेशन आ रही है, 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको आराम से चेक कर लीजिए। तो एक बच्चा है, उसकी इक्वेशन बिल्कुल सही आई है। अब आपको क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो बच्चों ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? वो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइंस का, एक PM लाइन का और एक L लाइन का। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। और वो टू लाइंस कौन कौन सी है? एक है 3x plus 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 और दूसरी है बच्चों 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और वही आपका कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो वो m हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 44/25
कॉमा 42/25। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसलिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप ये ना कर पाए हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन करने की जरूर कोशिश करिएगा, हो सकता है वो आपसे हो जाए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन segment joining the points A 3, -4 and B 5, -6। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप ही को करना है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हिंदी में मतलब होता है कि वो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। बाइसेक्टर का मतलब वो दो समान इक्वल डिस्टेंस में लाइन को डिवाइड करेगा। कौन सी लाइन को? ए बी लाइन को। ए के कोऑर्डिनेट है 3, -4, बी के कोऑर्डिनेट है 5, -6। तो आपको ए बी लाइन पता है। अब आपको इस सी ए लाइन की, सी डी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल लो। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा बच्चों? वो होगा y2 - y1 -6 +4 अपॉन x2 - x1 5 - 3, यानी कि m1 आएगा आपका, यह आएगा -2/2, दैट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब सीडी लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं बच्चों, वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब सीडी लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी, क्योंकि सीडी लाइन कहां से पास कर रही है? ए बी के मिड पॉइंट से। और ए बी का मिड पॉइंट आप लिखना जानते हैं, वो x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो बच्चों आपकी इक्वेशन हो जाएगी 5 और 3 8, 8/2 यानी कि 4, और उसके पास -10/2 यानी कि -5। तो बच्चों आप इस लाइन की इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हैं, सीडी लाइन की इक्वेशन, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन का स्लोप भी पता है। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। अब आप इसको चेक कर लीजिए। ओके, जिस बच्चे का आंसर आया है वो सही होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट P -3, 1 इन द लाइन 2x - 3y इज इक्वल टू 4। कैसे करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक लाइन गिवन है। तो मैंने अभी अभी आपके सामने स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। आपको इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। इस पॉइंट की इमेज मान लीजिए P' है। क्या है? P'। ये पॉइंट मान लीजिए, इमेज का आंसर आपका अल्फा, बीटा। तो बच्चों इमेज का कंसेप्ट आपको पता ही होगा, क्योंकि आप फिजिक्स में इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि ये लाइन एक मिरर की तरह ट्रीट करती है। ये लाइन एक मिरर की तरह ट्रीट करती है। और आप मिरर घर पे हो तो उस पर ट्राई कर सकते हैं कि आप मिरर से जितना दूर जाएंगे आपकी इमेज भी उतना दूर जाएगी, जितना मिरर के पास आएंगे इमेज भी उतनी पास आएगी। इसका मतलब उस पॉइंट की जो इमेज होती है, इसका मतलब P और P' का जो मिड पॉइंट होगा वो इस मिरर यानी इस लाइन पे लाई करेगा। अब आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए और मेरे को आंसर बताइए अल्फा, बीटा का। ओके बच्चों, तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों क्या कंसेप्ट मैंने बताया कि P और P' का जो मिड पॉइंट है वो उस मिरर यानी कि जो मिरर लाइन की तरह ट्रीट कर रही है उस पे लाई करेगा। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालिए M। तो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
वो होंगे अल्फा -3/2 कॉमा बीटा +1/2। ये देखिए ये मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट किस पे लाई करता है? लाइन पे, यानी कि m lies on line 2x - 3y -4 = 0। अगर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी जैसे ही आप सेटिस्फाई कराएंगे आपकी एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगी अल्फा और बीटा में। दिस इज द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन 1 आपकी तैयार होगी। उसके अलावा आप यहां ध्यान से देखिए कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लाइन पीपी डैश और लाइन एल, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो ये जो लाइन है इसका पहले आप स्लोप निकाल लीजिए, इसको m1 मान लीजिए, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो उसका स्लोप हो गया 2/3। और स्लोप ऑफ लाइन pp डैश उसको आप m2 मान लीजिए, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और अगर आप ध्यान से देखें इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी कि आप m1 इंटू m2 क्या करेंगे? -1, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप इसको जरा अपनी कॉपी में करिए, तो आपके पास अल्फा बीटा में दूसरी इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगी। तो अल्फा बीटा में पहली इक्वेशन आप निकाल चुके हैं, दूसरी इक्वेशन ये है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फा और बीटा निकल करके आ जाएगा, यानी आपके पास पी डैश निकल करके आ जाएगा। तो आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट आएगा 1, -5। तो यानी आपका आंसर आ चुका है, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। दिस इज योर आंसर, दिस इज p डैश 1, -5। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पे 1 आएगी और बीटा की वैल्यू -5 आएगी। तो आपका इमेज आ जाएगा अल्फा, बीटा, दैट इज 1, -5।